तो क्या होता है जब बड़े बड़े आदर्श सत्ता की बेरहम सच्चाई से टकराते हैं। जूलियस सीजर के एक्ट 4 में ना हमें बिल्कुल यही देखने को मिलता है। सीजर की हत्या हो चुकी है और रोम का भविष्य समझिए हवा में लटका हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि सत्ता का ये खतरनाक खेल आखिर कैसे खेला जाता है। हमें ये याद रखना होगा कि ये सब शुरू क्यों हुआ था। रोम को बचाने के लिए। ब्रूटस और उसके साथियों को पक्का यकीन था कि सीजर को मारकर वो रिपब्लिक को एक तानाशाह से बचा रहे हैं। बहुत ही नेक इरादा था, है ना? लेकिन सवाल यह है कि क्या नेक इरादे हमेशा अच्छे नतीजों तक पहुंचाते हैं? और बस यहीं एक्ट 4 का सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। चलो मान लिया उन्होंने रोम को सीजर से बचा लिया, लेकिन अब उन्हें खुद से कौन बचाएगा? क्योंकि अब वो अपने ही घमंड, शक और गलतियों के जाल में आप समझिए बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। तो जब ये षड्यंत्रकारी आपस में ही उलझे हुए हैं, तो सत्ता में जो खाली जगह बनी है उसे कौन भर रहा है? एक्ट 4 हमें मिलवाता है रोम के नए शासकों से। और एक बात साफ है, ये लोग आदर्शवादी तो बिल्कुल नहीं है। सत्ता का खेल कितना बेरहम हो सकता है, इसका अंदाजा ना इनकी डेथ लिस्ट से लगता है। एंटनी, ऑक्टेवियस और लेपिडस, ये 3 लोग मिलकर एक नया ग्रुप बनाते हैं जिसे कहते हैं सेकेंड ट्रायम्विरेट। और इनका पहला काम अपने सभी दुश्मनों की एक लिस्ट बनाना और उन्हें रास्ते से हटाना। और ये सिर्फ दुश्मनों को मारना नहीं है, नहीं, ये एक सोची समझी चाल है ताकि सत्ता पूरी तरह इनके हाथ में आ जाए। अरे ये लोग इतने बेरहम हैं कि अपने घर वालों को कुर्बान करने को तैयार हैं। यहां इमोशंस की कोई जगह ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड हार्ड पॉलिटिक्स। एंटनी का असली रंग तो तब देखने को मिलता है जब लैपिडस कमरे से बाहर जाता है। वो अपने ही साथी लैपिडस के बारे में क्या कहता है कि वो तो बस एक प्रॉपर्टी है, मतलब एक सामान जिसे इस्तेमाल करो और फेंक दो। इससे हमें साफ पता चलता है कि एंटनी के लिए दोस्ती या गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ सिर्फ पावर के लिए है। उसके लिए तो उसके साथी भी शतरंज के मोहरों जैसे हैं। यहां ना हमें दो बिल्कुल अलग तरह के लीडर दिखाई देते हैं। एक तरफ है एंटनी, जो आक्रामक है, चालाक है और जो चाहेगा वो करके रहेगा। और दूसरी तरफ है ऑक्टेवियस, जो ज्यादा शांत, ज्यादा सोचने समझने वाला है। वो लेपिडस के लिए थोड़ी हमदर्दी भी दिखाता है, लेकिन आखिर में एंटनी के आगे उसे भी झुकना पड़ता है। पावर का ये बैलेंस बड़ा दिलचस्प है और शायद यही वजह है कि इनका गठबंधन इतना कामयाब है। कम से कम फिलहाल तो यही लगता है। तो एक तरफ तो एंटनी और ऑक्टेवियस की तिकड़ी वो अपनी ताकत बढ़ा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने ये सब शुरू किया था, ब्रूटस और कैशियस, उनका क्या? खैर, उनका गठबंधन तो बिखरने की कगार पर है। ब्रूटस के ये शब्द सुनिए। तुमने एक गर्म दोस्त को ठंडा होते हुए वर्णित किया है, मतलब एक जोशीला दोस्त अब ठंडा पड़ रहा है। ये सिर्फ एक मामूली शिकायत नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि उनके रिश्ते में, उनके गठबंधन में एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। जिस दोस्ती और भरोसे पर उन्होंने ये सब शुरू किया था, वो अब खत्म हो रहा है। तो सवाल यह है कि एक ग्रुप मजबूत क्यों हो रहा है और दूसरा कमजोर क्यों पड़ रहा है। ये तुलना देखिए, सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। ट्रायम्विरेट मतलब एंटनी का ग्रुप बेरहम जरूर है, लेकिन वो एकजुट है, उनका मकसद साफ है, पावर। और दूसरी तरफ ब्रूटस और कैसियस, उनका गठन बंधन आदर्शों पर बना था, लेकिन अब वो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो क्या बड़े बड़े आदर्श असल दुनिया की क्रूर सच्चाई के सामने टिक पाते हैं? तो चलिए अब उस सीन में और गहराई से उतरते हैं जहां ये गठबंधन सच में टूटना शुरू होता है। ये सीन है ब्रूटस और कैसियस के बीच एक तीखी, बहुत ही तीखी बहस का, जो उनकी हर कमजोरी को सामने लाकर रख देती है। देखिए, ये दोस्तों के बीच कोई मामूली कहासुनी नहीं है, ये उनके पूरे मिशन के लिए एक खतरा है। ब्रूटस, जो हमेशा सही गलत और नैतिकता की बात करता है, वो अपने ही दोस्त कैशियस पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाता है। और कैशियस, जो कि काफी इमोशनल है, उसे ये बात इतनी चुभती है कि वो अपना खंजर निकालकर ब्रूटस को कहता है, मुझे मार डालो। हालांकि बाद में वो सुलह कर लेते हैं, लेकिन ये झगड़ा हमें दिखाता है कि ब्रूटस कितना सख्त और बेरुखा हो सकता है और कैशियस कितना अस्थिर। और ये दोनों ही बातें किसी लीडर के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन इस भयानक झगड़े के पीछे एक और बहुत बड़ा और दुखद राज छिपा है। ब्रूटस बताता है कि उसकी पत्नी पोर्शिया ने अपनी जान ले ली है। ये एक दिल तोड़ देने वाला पल है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्ता की इस लड़ाई की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत भी है। और शायद यही वजह है कि ब्रूटस इतना गुस्सा और इतना सख्त हो रहा है। वो सिर्फ रोम की लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो अपने अंदर एक बहुत बड़े दुख से भी लड़ रहा है। अब ब्रूटस के कैरेक्टर को ठीक से समझने के लिए ना हमें एक फिलॉसफी को समझना होगा, स्टोइसिज्म। ये उस समय रोम में बहुत पॉपुलर थी।
इसका सीधा सा मतलब है अपनी भावनाओं पर काबू रखना और बिना शिकायत के दुख दर्द को सहना। मतलब लॉजिक और ड्यूटी इमोशन से ऊपर हैं और ब्रूटस खुद को एक पक्का स्टोइक मानता है। लेकिन क्या ब्रूटस सच में एक कामयाब स्टोइक है? अभी अभी कैसियस के साथ जो उसका इमोशनल झगड़ा हुआ वो तो कुछ और ही कहानी कहता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी ये फिलॉसफी भी उसका साथ छोड़ देती है? क्या वो सच में उन आदर्शों पर खरा उतर सकता है जिनकी वो बातें करता है? और जैसे जैसे ये एक्ट खत्म होने को आता है, कहानी एक ज्यादा डरावने, एक अलौकिक मोड़ पर पहुंच जाती है और फिर एक आखिरी घातक जुआ खेला जाता है जो शायद इन सब की किस्मत तय कर देगा। सोचिए, आधी रात का सन्नाटा है, सब सो रहे हैं। ब्रूटस अपने टेंट में अकेला है, अपनी सोच में डूबा हुआ, और तभी उसके सामने एक डरावनी परछाई उभरती है। ये सीजर का भूत है। और वो भूत कहता है, तेरी बुरी आत्मा ब्रूटस। ये लाइन सीधी दिल में चुभ जाती है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ये सच में सीजर की आत्मा है जो बदला लेने आई है, या फिर ये ब्रूटस के अंदर का डर, उसके अंदर का अपराध बोध है जिसने एक भूत का रूप ले लिया है? तो आखिर इस भूत का मतलब क्या है? देखिए, यह सिर्फ एक डरावना सीन नहीं है। ये ब्रूटस के गिल्ट, उसके अपराध बोध का प्रतीक है। ये एक इशारा है, एक चेतावनी कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और सबसे बढ़कर ये इस बात का सबूत है कि सीजर भले ही मर गया हो, लेकिन उसका असर और उसका बदला आज भी जिंदा है। इस भूत से मिलने के डरावने अनुभव के बाद ब्रूटस अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी तय करता है और वो अपनी बात को साबित करने के लिए ये मशहूर लाइनें कहता है। इसका मतलब है कि जिंदगी में एक ऐसा सही मौका, एक ऐसी लहर आती है जिसे अगर पकड़ लिया जाए तो इंसान कामयाब हो जाता है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन ये एक कवि की बातें हैं, किसी सिपाही की नहीं। और यहीं पर वो अपना आखिरी और शायद सबसे बड़ा जुआ खेलते हैं। कैशियस, जो कि एक अनुभवी सैनिक है, वो कहता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए। दुश्मन को चलकर हमारे पास आने दो, वो थक जाएंगे। ये एक प्रैक्टिकल प्लान है। लेकिन ब्रूटस, जो हमेशा की तरह अपने आदर्शों में खोया है, वो कहता है नहीं, हमें आगे बढ़कर हमला करना चाहिए, हमें उस लहर पर सवार होना है। और दुख की बात यह है कि कैशियस बेहतर जानते हुए भी ब्रूटस की बात मान लेता है। और बस इसी एक बड़े सवाल के साथ एक्ट 4 खत्म हो जाता है। क्या किस्मत की लहर पर सवार होने का ब्रूटस का ये फैसला उन्हें जीत दिलाएगा, या फिर यही उनकी आखिरी और सबसे घातक गलती साबित होगी? इसका जवाब हमें एक्ट 5 में मिलेगा। जूलियस सीजर के एक्ट 4 की इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर इस तरह की और भी बातें आपको पसंद हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।